नमस्कार दोस्तों, MPIQ के डेली संवाद प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के डेली संवाद प्रोग्राम में हमारा आर्टिकल है भूकंप बदल देंगे नदियों के रास्ते। तो कैसे भूकंप बदल देते हैं नदियों के रास्ते? जब हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तब जब भूकंप से विनाश की जब बात की जाती है तो वहाँ पर हम एक पॉइंट ऐड करते हैं और वो होता है कि कैसे भूकंप नदियों के रास्ते बदलेंगे और उससे क्या तबाही होगी, उससे क्या संकट पैदा होगा। तो वो आज उसी पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे विस्तार से। देखते हैं आज का हमारा आर्टिकल कहाँ पर डिकोड होता है MPPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं कि MPPSC के प्रीलिम्स के पेपर वन की जो यूनिट 3 है वो है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में एक लाइन लिखी है, भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात। उसके जस्ट नीचे लिखा है जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास। तो प्रीलिम्स के पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 जो है वो भारत के भूगोल से संबंधित है और वहाँ पर भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं लिखा हुआ है। तो वहाँ पर सीधा डिकोड होगा आज का हमारा आर्टिकल। और आगे देखते हैं। वहीं प्रीलिम्स की जब यूनिट 7 की बात करते हैं तो यूनिट 7 में नीचे वाली जो लाइन है, लास्ट लाइन, उसमें लिखा है प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। तो यहाँ पर भी सीधा लिंक होगा आज का आर्टिकल। वहीं जब हम आगे देखते हैं तो पेपर 1 का जो पार्ट ए है उसमें हिस्ट्री है, वहीं पेपर 1 के पार्ट बी में ज्योग्राफी है। तो पेपर 1 के पार्ट बी के ज्योग्राफी की जो यूनिट 4 है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आपदाएं और तकनीकें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पर लिखा है भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं। तो इसी में है भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, तड़ित झंझावात और भारत में उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं। तो यहाँ पर लिंक होगा आज का हमारा एडिटोरियल। तो प्रीलिम्स साथ ही साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज का हमारा आर्टिकल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। तो भूकंप बदल देंगे नदियों के रास्ते, ये आज का हमारा एडिटोरियल है। तो पूरी दुनिया में भूगर्भ वैज्ञानिक धरातल हलचलों को लेकर सतर्क हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जैसे भूस्खलन की घटना केरल के वायनाड में घटित हुई, उस पर हम एक आर्टिकल लेकर आए थे और वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी क्या हुआ है कि पृथ्वी की हलचलों को लेकर पूरी दुनिया के जितने भी भूवैज्ञानिक हैं या भूविज्ञानी हैं, ये सभी अब अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं कि क्या क्या हलचल भूमि में हमें देखने को मिलते हैं। आज के आर्टिकल में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो भूकंप है वो कैसे प्रभावित करता है मानव को और कैसे उससे आर्थिक, सामाजिक और मानसिक जो चोट पहुंच सकती है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वैश्विक लेवल पर और साथ ही साथ भारत में कौन कौन सी भूकंप की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक रही हैं, उनके बारे में भी आज हम देखेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी भूविज्ञानी हैं वो पृथ्वी की हलचल को लेकर बहुत ही सतर्क हैं और पृथ्वी की हलचल पर अब वो अपनी पूरी नज़र गड़ाए हुए हैं। उसी में आगे हम देखते हैं कि अति तीव्रता वाले भूकंप गंगा जैसे, अब देखें कि अति तीव्रता वाले जब भूकंप आते हैं तो वो भारत और बांग्लादेश में न केवल गंगा नदी को प्रभावित करते हैं बल्कि पूरे विश्व में जब आप देखेंगे तो म्यांमार की जो इरावदी नदी है, साथ ही साथ चीन की येलो है। आप सभी जानते हैं म्यांमार की जो इरावदी नदी है, तो इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। साथ ही साथ म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? साल्विन है। अब तो जो विश्व भूगोल है वो MPPSC से हट ही गया है। वहीं पर तो यहाँ पे देखते हैं कि न केवल गंगा भारत और बांग्लादेश में बल्कि म्यांमार की इरावदी नदी, चीन की येलो नदी, वहीं पर अमेरिका की क्लेमथ, सीरिया और फिलिस्तीन जॉर्डन की सीमा पर, इजराइल सीरिया फिलिस्तीन की सीमा पर प्रवाहित होने वाली नदी वो है जॉर्डन नदी। तो अब इसकी भी राह अब देखेंगे निरापद नहीं है। निरापद का मतलब है कि विघ्न रहित नहीं है या बोले तो सेफ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नदियों का जिक्र हुआ है, इन नदियों की जो अब आगे की राह है या इन नदियों के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल भी संकट से आप देखें तो संकट रहित नहीं है। इनमें भी आपको विघ्न देखने मिल सकता है या इनमें भी संकट की घटना देखने को मिल सकती है।
वहीं पर गंगा की जब बात करते हैं तो गंगा तो अपने प्राकृतिक कटाव के कारण लगातार डेल्टा का निर्माण करती है और लगातार अपने रास्ते बदलती रही है, यदि हम प्राचीन काल से देखें। और वहीं पर जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो 6500 वर्षों में गंगा और ब्रह्मपुत्र ने कई बार अपने रास्ते बदले हैं साथियों। और एक नीदरलैंड की एक लेखिका हैं एलिजाबेथ चैम्बरलेन, इन्होंने तो एक डरावना निष्कर्ष ही दिया है, इन्होंने रिसर्च की और एक डरावना निष्कर्ष दिया है। वो है वाखेनिगन यूनिवर्सिटी की है, ये जो कि नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी है, वहाँ की लेखिका है चैम्बरलेन, एलिजाबेथ चैम्बरलेन। इन्होंने एक डरावना निष्कर्ष निकाला है और इन्होंने बोला है कि कैसे जो गंगा नदी है वो आगे भी एक संकट पैदा कर सकती है, क्योंकि उच्च तीव्रता वाले भूकंप के कारण गंगा नदी में 2500 वर्ष पहले 180 किलोमीटर तक गंगा का जो डेल्टा है उसमें उथल पुथल हो गई थी, पूरा उलट पुलट गया था गंगा का डेल्टा आज के 2500 वर्ष पहले। तो और इन्होंने बताया है अपने इस रिसर्च में कि आगे भी ऐसी घटना हो सकती है, दोबारा भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही डरावना निष्कर्ष हमें देखने को मिलता है एलिजाबेथ चैम्बरलेन के द्वारा, जो कि नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से है। आगे इसमें हम देखते हैं कि भूकंप से विनाश कैसे होता है। तो भूकंप कैसे विनाशकारी होता है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो भूकंप कई बार नदियों का रास्ता बदल देता है। अब इसमें हम आगे समझेंगे भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से कि कैसे ऐतिहासिक रूप से नदियों ने अपने रास्ते बदले हैं और कैसे उससे तबाही का निर्माण हुआ है। तो भूकंप जो है, अब भूकंप क्या होता है, भूकंप जैसे ही आया और भूकंप की जो तीव्रता का केंद्र है यदि वो नदियों के करीब रहा तो डेफिनेटली वो नदियों के आसपास की जो ज़मीन है उसको विस्थापित करेगा। और वहाँ पे जब ज़मीन विस्थापित हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि जो नदी है जो अपने मूल स्थान पे थी उसका जो मूल स्थान से मीलों दूर रास्ता हो जाएगा। मतलब नदी का जो प्रवाह है, नदी की जो अब धारा है वो मुख्य स्थान से पूरी तरह से परिवर्तित होकर किसी दूसरे स्थान पर मीलों दूर आपको देखने को मिलेगी। अब इस मीलों दूर के बीच में, इसके बीच का जितना भी क्षेत्र है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा। यहाँ पर जितने भी नगर महानगर होंगे वे पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। तो वही कि कई बार नदियों का मार्ग बदला है और मूल स्थान से मीलों दूर नदियाँ हमें देखने को मिली हैं और इसके कारण नगरों महानगरों के निर्माण पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। और वहीं पर अब चूंकि ना केवल नगरों एवं महानगरों का निर्माण ध्वस्त हुआ है बल्कि मैंने बताया कि एक पूरा जो क्षेत्र होता है वो पूरा विस्थापित हो जाता है, जिसके चलते एक बहुत बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वो जलमग्न हो जाता है या पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वहीं पर घातक व विनाशकारी जब भूकंप आते हैं तो इससे सड़कों का जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो हमारी अवसंरचना होती है जिनमें शामिल होती है सड़कें, राजमार्ग, इनको न केवल बुरी तरह से तोड़ता है बल्कि जो मौलिक परिदृश्य होता है उसको भी बदलने के साथ साथ नई नई झीलों का निर्माण करता है। तो वैसे बात करें कि भूकंप का तो एक प्रॉफिट है ये कि नई नई झीलों का निर्माण हो जाता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तो इसका विनाशकारी जो इसके जो घटना है वो हमें देखने को मिलती हैं। आगे कि कैसे भूकंप से नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ है। अब उदाहरणों के माध्यम से हम देख लेते हैं कि पहले कौन कौन सी नदियों के द्वारा लगातार अपने मार्ग उन्होंने विस्थापित किए और कैसे भूकंप की जो दर है वो बढ़ी, कैसे भूकंप का निर्माण हुआ। तो देखते हैं हम कि अब पहले हम बात कर लेते हैं भूकंप की। तो भूकंप क्या है, तो जनरली सामान्य भाषा में बोले तो कोई भूमि और धरातल का जो कांपना है वही भूकंप है। और ये जो कंपन है ये प्राकृतिक और मानव जनित दोनों रूप से हो सकता है। पृथ्वी के अंदर जब अंतर्जात बल और बहिर्जात बल इनके कारण जब तरंगें उत्पन्न होती हैं और फलस्वरूप पृथ्वी की जो धरातल है उसमें कंपन पैदा होता है तो इसी को ही हम भूकंप कहते हैं। और आगे देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक की जो घटना है वो इसके लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो प्लेट टेक्टोनिक की घटना होती है और फिर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो मिट्टी और चट्टानों के माध्यम से धरातल पर आती हैं और उनमें दरार देखने को, बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिलती है। यही भूकंप है और इसके हमें घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। वही कंपन होता है, चट्टान मिट्टी की परतें उसमें पूरी दरारें आ जाती हैं। और यदि भूकंप का केंद्र नदी के करीब हुआ तो न केवल यह नदी को विस्थापित करेगा बल्कि वहाँ की जितनी भी अवसंरचना है उसको भी बुरी तरह से नष्ट करेगा। और वहाँ पर हमने देखा कि कृषि योग्य जो बड़ी भूमि होगी वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ऐसा कब कब हुआ है। तो 1833 में कुमाऊं जो क्षेत्र है हिमालय का, वहाँ पर भूकंप आया। अब हिमालय में तो भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। उसका एक महत्वपूर्ण कारक है कि आप देखते हैं कि जहाँ यूरेशियन प्लेट और साथ ही साथ जो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है हमारी इंडियन प्लेट, इन दोनों के बीच की जो टक्कर होती रहती है, इन दोनों के बीच के
टक्कर के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ था। अब ये जो घटना है हिमालय की, अरे ये जो घटना है भूकंप की, वो हिमालयी एरिया में हमें देखने को मिल सकती हैं। और वहीं पर आप देखेंगे कि भूकंप के जो 4 प्रमुख जोन हैं भारत में, वहीं पर जो सबसे प्रबलता वाला जो भूकंपीय जोन है वो आपको हिमालय क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। तो 1833 की बात होती है। कुमाऊं क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी है, वो पहले पूरब की ओर बहती थी। तो कोसी नदी पहले पूरब की ओर प्रवाहित होती थी, तो उसने अपना मार्ग बदल दिया और पूरब की बजाय अब वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगी। और जब यह घटना हुई थी तो इससे 1 लाख लोग विस्थापित हुए थे और बहुत बड़ी मात्रा में अवसंरचना क्षतिग्रस्त हुई थी। तो 1833 का कुमाऊं क्षेत्र का जो भूकंप है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और कोसी नदी को यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। तो नदी के मार्ग बदलने से कैसे भूकंप घटना हो सकती है, ये हमने कुमाऊं क्षेत्र वाले भूकंप से जाना। अब आगे वहीं 1556 में हम देखते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से कि 1556 में चीन के सांगसी प्रांत में ग्रेट जैन वेई भूकंप आया था। और इसमें क्या हुआ था कि जो पीली नदी है, पीली येलो रिवर पूरी तरह से होहाई नदी में तब्दील हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कैसे येलो रिवर का कुछ अलग कॉन्सेप्ट था बहने का। अब उसमें आप देखेंगे कि ये जो ग्रेट जैन वेई भूकंप है, इसके द्वारा येलो रिवर कैसे आप देखेंगे होहाई रिवर में तब्दील हो जाती है और वहाँ पर भी बहुत बड़ी क्षति देखने को मिली थी। इसके बाद जापान के कांटो मैदान में 1923 में भूकंप आता है और यहाँ पर जो टोन नदी पहले टोक्यो खाड़ी में गिर रही थी, वहीं इस भूकंप के फलस्वरूप वो देखेंगे आपकी प्रशांत महासागर में गिरने लगती है। और फिर 1.5 दशक बाद पुनः यही नदी टोन नदी अपना रास्ता फिर से बदलती है। तो कैसे आप देख सकते हैं कि भूकंप के माध्यम से कैसे नदियाँ अपना रास्ता बदल रही हैं। आगे भविष्य में क्या क्या संकट हो सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जलवायु परिवर्तन। तो हमने समझा था साथियों कि जलवायु परिवर्तन से वर्षा का पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। हमने एक अपने आर्टिकल के माध्यम से समझा था कि जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम है, हम एक आर्टिकल लेके आए थे, उसमें हमने देखा था कि कैसे वर्षा का पैटर्न बदल रहा है और उसके पीछे मूल कारण था जलवायु। और जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है, तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा है। जैसे भारत के टेम्परेचर की बात करें तो 1901 से अब तक 0.6 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान में वृद्धि हुई है भारत के टेम्परेचर में। अब भारत के टेम्परेचर में जब वृद्धि हुई है तो भारत के वातावरण में जल ग्रहण करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी और इससे वर्षा पैटर्न पूरी तरह से प्रभावित होगा। तो आप देखेंगे कि कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम क्षेत्र में, और वहीं पर बहुत ही अधिक क्षेत्र आप देखेंगे सूखाग्रस्त रह जाता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण तो वर्षा का पैटर्न अब हमें बदलते हुए देखने को मिल रहा है। तो मौसम पैटर्न बदला, अब मौसम पैटर्न बदला, वर्षा बहुत अधिक मात्रा में, तो समुद्र का स्तर तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब नदियों की जब बात करते हैं तो नदियाँ जो हैं साथियों प्रकृति में संवेदनशील होती हैं। मतलब नदियों का तो जो स्वभाव है वो तो बहना ही होता है, प्रवाह उनका जो होता है वो बहती हैं और वो कहीं से भी अपना मार्ग बना लेती हैं। तो इसी के चलते आप देखेंगे कि नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं और नदियाँ लगातार अपने मार्ग स्वाभाविक रूप से भी बदलती रहती हैं। लेकिन आप सोचो यदि इन्हीं नदियों के मार्ग में या इन्हीं नदियों के करीब भूकंप का केंद्र हमें देखने को मिल जाए या वहाँ पर भूकंप आ जाए तो फिर कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो भूकंप से नदी मार्ग में परिवर्तन होगा तो इससे संपत्ति, कृषि, बुनियादी इन सभी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचा होगा हमारा वो पूरा बदल जाएगा, वो पूरा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अब एक अध्येताओं की एक टीम ने अध्ययन किया और ढाका के 100 किलोमीटर दक्षिण में एक सैटेलाइट चित्रों के माध्यम से एक निष्कर्ष निकाला और वो उस निष्कर्ष में भूकंप के संकेत देखने को मिले हमें। कहाँ पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र के पास में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो ये क्षेत्र है, तो गंगा की यहाँ पर क्या हो रहा था कि गंगा की प्लेट और ब्रह्मपुत्र की प्लेट है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेट हैं आपस में यहाँ पर खिसक रही थी, साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरे से टकरा रही थी, जिसके चलते आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले से ही बहुत तेज वाले भूकंप यहाँ पर देखने को मिलते रहे हैं। तो डेल्टा नदी, अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि डेल्टा नदी का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर लाखों की आबादी निवास करती है और साथ ही साथ वहीं पर गंगा नदी मिल रही है, वहीं पर ब्रह्मपुत्र मिल रही है और दोनों की प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। और ऐसी स्थिति में यदि इस डेल्टा क्षेत्र में भूकंप की घटना घटित होती है तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तबाही होगी, क्योंकि लाखों की आबादी, लाखों की बसाहट यहाँ पर है, बहुत बड़ी तबाही देखने को हमें मिल सकती है। एक और रिसर्च हुई है, एक रिसर्च के माध्यम से एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हमें हमारे सामने आता है और वो यह है कि विश्व के 2500 स्थान ऐसे हैं जो भूकंप के सक्रिय फाल्ट के ऊपर स्थित हैं,
जी हाँ, और इन 250 प्लेसेस में ना केवल नदियों इन 250 प्लेसेस के ऊपर ना केवल नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी भी निवास कर रही है। तो विश्व में 250 जगहें ऐसी जहाँ पर जो नदियाँ हैं वो सक्रिय भूकंप के सक्रिय फॉल्ट के ऊपर प्रवाहित हो रही हैं। मतलब यहाँ पर कभी भी भूकंप आ सकते हैं और नदियों का जो मार्ग है कभी भी बदल सकता है और एक कभी भी हमें एक बहुत बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर न केवल नदियाँ इस सक्रिय फॉल्ट के ऊपर प्रवाहित हो रही हैं, बल्कि बहुत बड़ी आबादी भी रह रही है यहाँ पर। तो बहुत बड़ा संकट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अब जलाशय से भूकंप, जी हाँ, इस रिपोर्ट के माध्यम से, इस आर्टिकल में कुछ रिपोर्टों के माध्यम से यह भी पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है साथियों कि जलाशयों से भी भूकंप आते हैं और जलाशय जो हैं वो भूकंप का मूल कारण है। और जलाशय से कैसे भूकंप आते हैं तो आपको पता है कि इसमें जो कृत्रिम जलाशय हैं और मानव निर्मित जो बांध है, इनके द्वारा भूकंप आए हैं। और इसके उदाहरण के रूप में आप विश्व में भी इसके उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ भारत में भी हम इनके उदाहरण देख सकते हैं। वैश्विक स्तर पर अब इसमें बताया गया है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जलाशयों से भूकंप आते हैं। तो विश्व में ऐसे 90 से अधिक स्थानों की पहचान हो चुकी है साथियों, जहां पर जलाशयों के कारण ही भूकंप आए हैं। और जब भारत की बात करते हैं तो भारत में किलारी जलाशय, जो कि महाराष्ट्र के लातूर भूकंप का प्रमुख कारण माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे भारत का जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है, यह विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो इस पठार को सामान्यतः शांत क्षेत्र माना जाता है, लेकिन लातूर एवं कोयना के भूकंपों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह क्षेत्र भी अब भूकंप रहित नहीं है और यहाँ पर भी भूकंप देखने को मिल सकते हैं और यह पूरी तरह से अब शांत क्षेत्र नहीं बचा। और लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जबकि जब जो लातूर भूकंप आया था उसके पीछे का प्रमुख कारण था किलारी जलाशय। तो देखो जलाशय से कैसे भूकंप आते हैं यह हमें भारत में भी देखने को मिला। साथ ही साथ कोयना भूकंप तो अब तक का सबसे विनाशकारी, सबसे बड़ा और सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप था साथियों। और इसके पीछे का जो मूल कारण था वो था कोयना बांध। अब कोयना बांध के 7 किलोमीटर की रेंज में यह भूकंप आया था, तो इसलिए प्रमुख कारण के रूप में आप कोयना बांध को देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे जलाशयों से भी भूकंप आते हैं। लातूर का भूकंप और कोयना के जो भूकंप है महाराष्ट्र के, वो इसको प्रमाणित करते हैं कि हाँ, जलाशयों से भी भूकंप आते हैं। साथ ही साथ रिसर्च के माध्यम से भी ये सिद्ध हो चुका है कि विश्व स्तर पर 90 से अधिक ऐसे जो स्पॉट हैं उनकी पहचान की जा चुकी है जहां पर आप जलाशयों के माध्यम से भूकंप आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं टिहरी बांध की। तो टिहरी बांध जो है साथियों वो हिमालय की तराई में 260 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। अब इस टिहरी बांध की बात करें, टिहरी बांध को हम यहाँ पर जो परियोजना चल रही है उसको बोलते हैं THDC, मीन्स टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, कब ये परियोजना आई थी, तो ये परियोजना आई थी जुलाई 1988 में। और कौन कौन इसमें साथ था, तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश, व भारत सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम था THDC। और यह परियोजना क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है भूकंप की दृष्टि से, क्योंकि यह परियोजना साथियों भूकंप के भारत में जो भूकंप का जो प्रमुख क्षेत्र है जो कि प्रबलता की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ सबसे अत्यधिक जोखिम वाला जो क्षेत्र है वो जोन 5 है, उसी में स्थित है टिहरी बांध। तो जब यह परियोजना आई थी तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। बात करें भारत में भूकंप जोनों की, तो भूकंप जोन की जब हम बात करते हैं तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा भारत में भूकंप की ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुए, साथ ही साथ उनकी बारंबारता और उनकी आवृत्ति को देखते हुए भारत के क्षेत्र को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारतीय क्षेत्र को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है जोन 2, एक है जोन 3, एक है जोन 4 और 7 जोन 5। तो निम्न जोखिम वाला जो क्षेत्र है वो जोन 2 है, वहीं पर सबसे ज़्यादा जोखिम वाला जो क्षेत्र है वो है जोन 5। और जोन 5 में हिमालय में अवस्थित जो महत्वपूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के, जो कि उत्तर पूर्वी वाला जो भारत का पोर्शन है वो पूरी तरह से आता है इस जोन 5 में, जो कि सर्वाधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर भूकंप की जो प्रवणता है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो वहीं पर स्थित है टिहरी बांध, और टिहरी बांध का बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। और इस परियोजना का
और इस परियोजना से भी वहाँ पर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो वन क्षेत्र उसको भी काटा गया था, इसके चलते भी उसका लगातार विरोध हुआ था। इसके बाद भी टिहरी बांध बना। अब आगे और अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, आप बताना मुझे कि टिहरी बांध के पीछे का जो जलाशय है उसे किस नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं। तो भूकंप के लिए जलाशय की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें भूकंप के लिए उत्तरदायी होती हैं, तो जलाशय की जो गहराई होती है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। साथ ही साथ जो पानी का जो आयतन होता है जलाशय में वह भी दाब पैदा करता है, उसके कारण भी भूकंप हमें जलाशयों में देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से क्षेत्र हैं वैश्विक लेवल पर हम एक जब गौर करते हैं तो हम देखते हैं हिमालय, दक्षिण पश्चिम चीन, ईरान, तुर्की, चिली, ये पूरे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि भूकंप जहाँ पर जो कि सक्रिय रूप से भूकंप की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर कभी भी भूकंप आ सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बांधों का निर्माण किया जा रहा है और अच्छी खासी आबादी भी निवास कर रही है, तो ये सक्रिय फॉल्ट पर अवस्थित क्षेत्र हैं। आगे बात करते हैं कि क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे संकटों से बचा जा सके। कि अब देखो, अब नदियों को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अब बड़ी आबादी भी निवास कर रही है, नगरों महानगरों का भी नदियों के किनारे निर्माण हो चुका है। अब ऐसे में हम क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या आकलन हम अब बना सकते हैं इसको लेकर, भूकंप को लेकर। तो साथियों, जो हमारी जो शोधकर्ताओं की जो टीम है और जो विशेषज्ञों की टीम है वो लगातार जो धरातल है, साथ ही साथ जो नदियों का जो स्तर है और नदियों के निर्वहन की जो दर है, उन सभी पर नज़र बनाए हुए उन सभी का जो है आकलन किया जा रहा है और उन्हीं अध्ययन के आधार पर ही कैसे इन संकटों से बचा जा सकता है या भविष्य में कोई भी ऐसी घटना ना हो, उसका आकलन पहले ही किया जा रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो देखते हैं कौन कौन से प्रयास हैं। तो जो धरातल है और जो नदी की जो विशेषताएं होती हैं, जैसे नदी का जो आकार है, ढलान है, तलछट भार है और उसकी जो प्रवाह दर है, उसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा है समय के साथ। यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको लेकर अध्ययन उन जो डेटा होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और वर्तमान डेटा से तुलना करके हम देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। नदी के स्तर के लिए इसमें स्ट्रीम गेज, सेंसर, उपग्रह डेटा का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हम अच्छे से आकलन और जिससे हम अच्छे डेटा को जुटा सकें कि क्या चेंजेस नदियों में हमें देखने को मिल रहे हैं। नदी के व्यवहार में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे बढ़ती गंदगी, जल स्तर, प्रभाव दर में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उनका भी आकलन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो ऐतिहासिक जो डेटा पुराना रहा है नदियों और धरातल को लेकर, उसकी तुलना वर्तमान डेटा से की जा रही है और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके आधार पर अब हम भविष्य के संकटों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो भूकंपीय गतिविधियों व नदियों के प्रभाव और प्रवाह पर लगातार नजर है। तो इसी को लेकर आज हमारा आर्टिकल था कि जो भूकंपीय और जो धरातल की जो संरचना है, साथ ही साथ नदियों का जो प्रवाह है, इन सभी पर पूरी दुनिया के जो भूविज्ञानी हैं उनकी नज़र बनी हुई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की धरोहर, और मध्य प्रदेश की धरोहर में आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण किला जो है ग्वालियर का किला। तो चलिए जानते हैं ग्वालियर के किले के बारे में। तो ग्वालियर का किला कहाँ पर है? तो साथियों ग्वालियर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 525 ईस्वी में कछवाहा वंश के जो शासक थे, कछवाहा वंशी शासक सूरजसेन ने इस किले का निर्माण करवाया था। और वहीं पर जब हम देखते हैं ग्वालियर के किले को, तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? अन्य नाम तो किलों का सिरमौर, किलों का सिरमौर, साथ ही साथ किलों का रत्न, और बात करते हैं पूर्व का जिब्राल्टर। जी हाँ, पूर्व का जिब्राल्टर भी इसी को कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर। पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। साथ ही साथ भारत के किलों में
भारत के किलों के कंठहार में रत्न जड़ित मोती की संज्ञा भी इसी किले को दी जाती है। और यह संज्ञा किसने दी थी साथियों? तो यह संज्ञा दी थी किसने? बाबर ने। भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह किला भारत के अजेय किलों में से एक माना जाता है। आगे इसी किले में देखते हैं तो यहां पर कौन कौन सी हमें प्रमुख इमारतें देखने को मिल जाती हैं। तो प्रमुख इमारतों में जब हम देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे हाथीफोड़ दरवाजा, प्रमुख इमारतों में आप यहां पे देखेंगे तो मान मंदिर, तेली का मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, साथ ही साथ चतुर्भुज मंदिर भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। चतुर्भुज मंदिर, वहीं पर जब हम देखते हैं कौन कौन से महल मिलेंगे तो महल की जब बात आती है तो गुजरी महल मिलेगा यहां पे आपको, साथ ही साथ बादल महल मिलेगा, और वहीं पर जब ग्वालियर के किले की जब हम बात करते हैं साथियों तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है वो भी इसी किले में है, वो है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड भी हमें देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड भी हमें इस किले में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस किले में आप देखेंगे हाथीपुर दरवाज़ा है, और यहाँ पे हिंडोला दरवाज़ा है, आलमगीर दरवाज़ा है, चतुर्भुज दरवाज़ा है। इन दरवाज़ों के साथ ही यहाँ पर तेली का मंदिर है। साथियों, तेली के मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह उत्तर भारत में स्थित एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित है। और वहीं पर सहस्त्रबाहु मंदिर की बात करें तो सहस्त्रबाहु मंदिर जो है 1093 ईस्वी में राजा महिपाल ने इसका निर्माण करवाया था, और यह सहस्त्रबाहु मंदिर भी यहीं ग्वालियर के किले में है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, या सहस्त्रबाहु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं पर यहाँ पे जैन मंदिर देखने को मिल जाएंगे जो कि राजा डोंगर सिंह द्वारा निर्मित हैं, और ये सभी मंदिर ग्वालियर की तलहटी में स्थित हैं। और वहाँ पर इन्हीं सभी जैन मंदिरों में बात करें तो सबसे बड़ी जो प्रतिमा देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको आदिनाथ की। तो साथियों, ये था आज का हमारा सेशन। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, और आपके पास इस प्रोग्राम को लेकर यदि कोई सजेशंस होते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथियों, इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। अपने दोस्तों के बीच में इस प्रोग्राम को लगातार शेयर करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।